Hello everyone. So today we will start with the topic periodic table. I hope जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था ऑन एटम्स एंड एलिमेंट्स आपको समझा है और कुछ हद तक उस वीडियो से आपकी पढ़ाई में कुछ मदद हुई होगी. सो दिस टॉपिक पीरियोडिक टेबल बहुत लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, but it's not like that. We get so much information from periodic table. Okay, so let's start. Now when periodic table comes in mind, तो we think of elements, okay, which are arranged in a manner. तो यहाँ पे you can see बहुत सारे elements जो है उनको एक के नीचे एक उनकी property के हिसाब से arrange किया गया है. So periodic table में there are 7 groups in total. Sorry, there are 8 groups in total and 7 periods. Okay, the vertical lines are known as groups and the horizontal ones are known as periods. So जो groups होते हैं उनको रोमन न्यूमरल्स 1 to 8 में रिप्रेजेंट किया गया है. एंड ग्रुप टेल्स अस अबाउट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर शेल. नाउ जो आपके सिलेबस में है वो ये 3 ग्रुप है. ग्रुप 1 विच इज़ नोन एज अल्कली मेटल्स, group 7 which is halogens, group 8 which is noble gases, and lastly is transition elements. Okay, so transition elements is somewhat part of group 3. Next we have periods. So horizontal rows are called periods, which are numbered from 1 to 7 in normal numbering. So period number tells us about how many electrons are occupied in an element. Okay, how many electron shells are occupied by that element. So for example, if we consider sodium, which comes under period 3, it means sodium के पास 3 electronic shells है. If we talk about potassium, which is present in period 4, इसका मतलब 4 रिप्रेजेंट करता है कि पोटेशियम के पास 4 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स है. ओके, नाउ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी भी एलिमेंट को, तो उसका 2 तरीका है. फर्स्ट वी हैव द सिंबल ऑफ द एलिमेंट. ऑन द टॉप वी हैव एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर एंड वाइस वर्सा. तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैंने दिखाए हैं, वेयर इन वन केस एटॉमिक मास नंबर ऊपर लिखा है और एटॉमिक नंबर जो कि हमारा प्रोटॉन नंबर होता है वो नीचे लिखा गया है. सेकेंड में एटॉमिक नंबर ऊपर लिखा है और एटॉमिक मास नंबर नीचे लिखा है. सो मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा तरीका सही है. सो बोथ द वेज इट इज़ करेक्ट. यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि जो लोएस्ट नंबर है वो आपका एटॉमिक नंबर है. तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 नंबर लिखा है तो कौन सा क्या होगा. ऑलवेज द लोएस्ट नंबर विल बिकम योर एटॉमिक नंबर और जो हाईएस्ट नंबर है वो एटॉमिक मास नंबर होगा. ठीक है, सो वी ऑलवेज राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, उसका नाम. ओके, नीचे अगर हम एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं तो ऊपर उसका एटॉमिक मास आ जाएगा. नाउ पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल. तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको कुछ पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में ऐड किया जाता है लिथियम के ऊपर. कुछ पीरियोडिक टेबल में उसको फ्रीली रखा गया है. दे हैव नॉट एडेड इट इन एनी ग्रुप. टू प्लेस हाइड्रोजन समवेयर स्पेसिफिकली वो अभी तक पता नहीं चला है, बिकॉज हाइड्रोजन की बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन है. हाइड्रोजन डज नॉट हैव एनी न्यूट्रॉन्स विद इट. हाइड्रोजन कैन फॉर्म बोथ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव आयंस. ओके, वो नॉन मेटल की तरह डाई एटॉमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है. तो उसकी ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के वजह से ये स्पेसिफाइड नहीं है वेदर उसको मेटल्स में जगह दी जाए या नॉन मेटल्स में जगह दी जाए. दैट इज़ वाई इट इज़ केप्ट फ्लोटिंग, ओके, इन द पीरियोडिक टेबल. Now while making periodic table there are so many factors. तो periodic table में जितने सारे elements हैं उनको कैसे arrange किया जाए ताकि वो सही से हम उसका information use कर सकें. So first elements were added according to their atomic masses. तो पहले periodic table बनाते वक्त जो elements थे उनके atomic mass के अनुसार उनको arrange किया जाता था. But later on was added as atomic number. बट क्या हुआ कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मास सेम है. फॉर एग्जांपल कैल्शियम एंड आर्गन, दोनों का भी एटॉमिक मास 40 है. तो इन दिस केस अभी आर्गन पहले आए या कैल्शियम पहले आए, तो ये कन्फ्यूजन हो सकता था. इस वजह से वी चूज टू अरेंज द एलिमेंट्स इन
एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है वो बाद में आएगा, तो उस हिसाब से हमने सारे इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स को अरेंज किया है। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आर प्लेस बिलो वन अनदर, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। तो एलिमेंट्स को एक तो एक प्रोटॉन नंबर के हिसाब से अरेंज किया है, सेकंड इस तरह से अरेंज किया है कि जिनके सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सारे एक ही ग्रुप में आ जाए। तो ग्रुप 1 की अगर हम बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, भले इन सब के एटॉमिक नंबर अलग है बट उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, तो वो सारे एक ही ग्रुप में आते हैं। उसी तरह ग्रुप 2 की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, so even though they have different atomic numbers but still they have similar chemical properties, so they tend to come in the same group. Okay, सो इट बिकम्स ईजी टू अंडरस्टैंड। किसी की भी ग्रुप का नाम लेंगे तो हमें उस ग्रुप के नंबर से पता चल जाएगा कि उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी कैसी प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। सो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ग्रुप नंबर हमें ये इंडिकेट करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर शेल में किसी भी एलिमेंट के पास। तो अगर हम ग्रुप 1 की ही बात करते हैं, वेर वी आर हैविंग लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, so all of them have only one electron in their outer shell, so the group number indicates कि कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा आउटर शेल में। as we move across a periodic table, electrons being filled in shells, so जैसे periodic table में हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन एड ऑन होते जाता है आउटर शेल में। ओके, नेक्स्ट इज ग्रुप नंबर एंड आयोनिक चार्ज। तो ग्रुप नंबर हमको बहुत कुछ इंडिकेट करता है। ग्रुप नंबर टेल्स अबाउट हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर शेल, ये जस्ट अभी हमने देखा। The metals have same charge as their group number. Example, sodium is in group 1, it has a +1 charge. Aluminium is in group 3, so it has +3 charge. तो अभी तक हम ये देख रहे थे कि ग्रुप नंबर से हमें ये पता चलता है कि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली ग्रुप नंबर से हमें उस एलिमेंट पे कौन सा चार्ज आएगा वो भी पता चलता है। सो हियर sodium is present in group 1, so 1 it means it has a +1 charge. Aluminium is present in group 3, so it has the +3 charge. Now this was about metals. अभी नॉन मेटल्स के केस में एज दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। नॉन मेटल्स को हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, मेटल्स को हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है एंड नॉन मेटल्स को हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। सो नॉन मेटल्स का चार्ज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो वी आर हैविंग टोटल 8 ग्रुप्स, तो 8 में से हम उस ग्रुप नंबर को माइनस करेंगे नॉन मेटल्स के लिए, तो हमें उन पर कौन सा आयोनिक चार्ज आएगा वो पता चल जाएगा। सो हियर फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन इज़ इन ग्रुप 5, सो नाइट्रोजन ग्रुप 5 में आता है, तो हम 8 में से ग्रुप 5 जो 5 है हमारा उसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 8 - 5 गिव्स अस 3, सो -3 और -3 इज़ द चार्ज ऑन नाइट्रोजन। Similarly for oxygen which comes in group 6, so group number 6 को हम 8 में से माइनस करेंगे, so 8 - 6 we get 2, so -2 is the ionic charge on oxygen. Okay, next is trends in group. So we will learn about 3 groups, that is group 1, group 7, okay, and group 8. So now group 1 elements, as we know, they are lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. So what are the physical properties of this group? ना जब हम metals ये बोलते हैं तो we feel कि वो बहुत ही strong और hard रहेंगे, but group 1 is a specific group where they are metals but they are soft kind of metals. So ये soft होते हैं जिनको हम easily knife से भी cut कर सकते हैं। Okay, they have a very low melting point, they have low density and they are stored in oil because these elements are very much reactive. They tend to react with the oxygen and the moisture or water present in the atmosphere. That is why they are being always stored in oil or kerosene, ताकि वो किसी के साथ भी react ना करे। Now physical properties when we talk about, so here you can see कि उनकी जो reactivity है down the group increase होती है। तो यहाँ पे they are reacting it with water, तो water में वो किस तरह से react होता है उससे हमें ये पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा reactive है। सो लिथियम वो बहुत स्लोली बबल करता है, तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, अगर सोडियम में जाएंगे तो इट स्ट्रांगली फ्रीजेस आउट, और थोड़ा नीचे जाएंगे पोटेशियम में तो वायलेंट रिएक्शन होता है वाटर के साथ में। ओके, दिस शोज दैट जैसे जैसे वी गो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होते जाती है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट।
सो मेल्टिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते जाता है. द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वी हैव इज अबाउट लिथियम, दैट इज 181 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट इज डेंसिटी. सो डेंसिटी अगेन इट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे उनकी डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी. Now next is reaction of these elements with water and oxygen. So here if you observe it, this group 1 metals, they react with water to form hydroxides. So sodium reacting with water gives sodium hydroxide, and always hydrogen gas is liberated. They form alkaline solution of purple color. ना obvious है, उनका नाम ही alkali metals है. Of course जब हम उन्हें water में add करेंगे तो वो हमको एक alkaline solution देंगे. नाउ इनको अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे सो दे विल गिव ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स. सो सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड. So this is just a recap. Here we are having increasing reactivity and density down the group, and melting point decreases down the group. Next we will see about halogens. So fluorine, chlorine, bromine, iodine and acetylene are all the examples of halogens. They all are non-metals. They all have 7 electrons in their outer shell. तो जैसे ग्रुप 1 जो था उसमें हमें ये पता चला था कि सारे आउटर शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है. सिमिलरली इन केस ऑफ हैलोजेंस, क्योंकि ये नॉन मेटल है तो हम इसको क्या करेंगे 8 - 7 करेंगे तो हमें 1 मिलता है. तो इनकी आयोनिक चार्ज होगी -1 और इनके सभी के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज, सो fluorine and chlorine are both gaseous in state. Bromine is the only liquid non-metal, and iodine and acetylene are both solid in state. Okay, so you see the electronic configuration, all are having only 7 electrons present in their outer shell. Melting point, if we talk about, so melting point increases down the group. बॉइलिंग पॉइंट भी उनका इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप. ओके, एंड द कलर वी हैव, कलर भी डाउन द ग्रुप डार्क होते जाता है. फ्लोरीन इज हैविंग अ येलो कलर, क्लोरीन इज हैविंग पेल ग्रीन कलर, वैसे वैसे ब्रोमीन इज हैविंग रेड ब्राउन कलर, आयोडीन इज ग्रे ब्लैक एंड एसिटाइन इज ब्लैक. सो डाउन द ग्रुप उनकी जो कलर है वो भी डार्क होती जाती है. टॉकिंग अबाउट द रिएक्शंस, सो फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर बोथ वेरी रिएक्टिव. तो ग्रुप 1 मेटल्स में डाउन द ग्रुप जाते वक्त रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी. तो ग्रुप 7 में डाउन द ग्रुप जैसे हम जाते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है यहाँ पे. तो फ्लोरीन और क्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है ग्रुप 7 में. सो दे रिएक्ट विद मेटल टू गिव दिस कंपाउंड्स. सो एल्यूमिनियम इट रिएक्ट्स विद क्लोरीन to give AlCl3, aluminium chloride. Okay, chlorine reacts with water to give hydrochloric acid and hypochlorous acid. Now displacement reaction in halogens. So here we are reacting chlorine with potassium bromide, which gives us potassium chloride and bromine. So this is a displacement reaction. This shows that chlorine is more reactive than bromine, and hence it displaces bromine and forms potassium chloride. ओके, सिमिलरली अगर आयोडीन के साथ भी ये रिएक्शन किया तो क्लोरीन रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड, इट डिस्प्लेसेस आयोडीन एंड इटसेल्फ टेक्स इट्स प्लेस, सो फॉर्म्स पोटेशियम क्लोराइड एंड वी गेट आयोडीन. सो एज वी से दैट डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, तो यहाँ पे वी हैव डन रिएक्शंस विद 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस, दैट इज कलर्ड डाइज एंड आयरन वुल. तो कलर्ड डाइज में आप देखोगे क्लोरीन सबसे ज़्यादा फटाफट ब्लीच कर देता है. ब्रोमीन और आयोडीन को इट टेक्स टाइम, इट मीन्स दे आर लेस रिएक्टिव. अगेन रिएक्टिंग इट विथ आयरन वुल, सो क्लोरीन रिएक्ट स्ट्रांगली टू फॉर्म आयरन क्लोराइड एंड नीड ओनली हीट टू स्टार्ट. तो उसको सिर्फ थोड़ा सा हीट चाहिए स्टार्ट रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, रेस्ट इट विल वर्क आउट. ओके, bromine and iodine they react slowly and they need continuous heating to keep reacting with iodine. So this shows that they are less reactive. Okay, so here is a quick chart, quick recap which you can remember, easy to remember. So here talking about the reactivity, as chlorine is highly reactive, okay, then bromine and then iodine. Okay, next is group 8, which is noble gases. You have examples
helium, neon, argon, krypton, radon, xenon, etc. They are known as inert or unreactive, meaning they do not react with anyone. So they are known as inert because they do not react with anyone. Why? Because उनकी जो आउटर शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए उन्हें किसी के भी साथ रिएक्ट करने की, कंपाउंड्स फॉर्म करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है. ये मोनो एटॉमिक गैसेस है. Helium, so uses of noble gases. Helium is used to fill balloons. Argon is used in incandescent bulbs. Noble gases are used in neon lights. Different gases give different color. Now trends across a period. Now elements in same group have similar properties, but elements in a period have different. सो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एलिमेंट्स जो एक ही ग्रुप में होते हैं उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, बट एलिमेंट्स जो एक पीरियड में आते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सारी की सारी डिफरेंट होती है. तो प्रॉपर्टीज़ लाइक मेटल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट एक्सेट्रा, ये सारा चेंज होते जाता है. So here we have example of period 3 where we have sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. Okay, so as they come in the same period, when we talk about their properties, तो sodium, magnesium, aluminium ये तीनों भी metals है. slowly जैसे हम right hand side पे जाएंगे तो उनकी metal से non metallic character decrease होते जाएगी. So they become non-metal. Silicon is a metalloid which has some properties of metals and some properties of non-metals. इसलिए हम silicon, germanium को metalloid कहते हैं. Next we are having phosphorus, sulfur, chlorine and argon. They are non-metals. Okay. When we talk about their physical state, so all this sodium, magnesium, aluminium, sulfur, and they all are solid in state. Only chlorine and argon are gaseous in state. All this sodium and magnesium are sodium is highly reactive, फिर उनकी reactivity थोड़ी decrease होते जाती है. Next chlorine is again highly reactive and argon is unreactive. सो इन दिस पीरियड इफ़ वी टॉक, इन सभी के आउटर शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऐड होते ही जाएगा, एंड दैट इज़ वाई इट्स एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. वाई? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन जस्ट एड्स अप इन द शेल, इन द लास्ट शेल. ओके, एंड एज द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, सो जो न्यूक्लियस जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स है उसको अट्रैक्ट करेगा, एंड दैट इज़ वाई जो उनकी एटॉमिक साइज होती है वो छोटी हो जाती है. हियर यू कैन सी दिस. So the electron just adds up in the outer shell. Okay, and because of this more electrons present in the outer shell, they are being attracted by the nucleus, because of which the atomic size decreases. Lastly we have transition metals. So transition metals is a part of group 3. Okay, we have so many transition elements. Some of them I have just given as examples. They are less reactive than group 1 elements. Physical properties of transition elements: they are hard and strong, they all have high density, they are having high melting point, and again they are, as they are metals, so they are a good conductor of electricity. Chemical properties: so transition elements can act as good catalyst. We have iron as a catalyst in Haber's process. We have vanadium oxide as a catalyst in contact process, and so many other examples we have. They always form colored compounds. They have variable oxidation number. They can exist in different oxidation number also. They are stable in that. They form more than one type of oxide. Now as they can exist in variable oxidation number, तो इस वजह से वो एक से ज़्यादा टाइप ऑफ कंपाउंड्स बना सकते हैं, एक से ज़्यादा टाइप के ऑक्साइड्स बना सकते हैं. ओके, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर मतलब उनका एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है, जैसे कि आयन के लिए इट इज़ +2 +3. ओके, तो जैसे उनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है उनका कलर भी चेंज होता है. इफ़ वी टॉक अबाउट आयन, तो आयन +2 जो स्टेट है उसमें आयन का ग्रीन कलर है, अगर वो +3 स्टेट में आता है तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है. तो ऐसे वी हैव मैनी एग्जाम्पल्स. वी हैव कॉपर ऑल्सो विथ +1 and +2 ऑक्सीडेशन नंबर. Okay, we have manganese with +2 +3 oxidation number. Okay, so I hope
whatever topics covered in this, you have understood this. Thank you for listening.